जैन साथियों, चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका क्लास 6 to 8 के लिए हम आज सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 बनाने जा रहे हैं। इसमें देखो आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स शामिल है। इसमें आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स शामिल है। इससे पहले आपको हम यानी हिस्ट्री और पॉलिटी वाले आपका प्रैक्टिस सेट यानी 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं और आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का एक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। ये आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का दूसरा प्रैक्टिस सेट है और आपका देखा जाए टोटल मैथ आपका ये 6ठा प्रैक्टिस सेट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, तो आपका है अभी याद रखिएगा शंघाई बंदरगाह। विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है शंघाई बंदरगाह, ये आपका चीन का है। तो याद रखिए विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है शंघाई बंदरगाह। तो ऑप्शन क्या होगा? ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है सेमांग मलेशिया, ये आपका देखिए सेमांग मलेशिया का जनजाति है। अब देखिए मासाई, तो ये आपका पूर्वी अफ्रीका का जनजाति है और वुशमैन कालाहारी का जनजाति है। जबकि देखिए आपका ऑप्शन बी में जो है किर्गिज, ये मध्य यूरोप का नहीं है, ये आपका भारत के मध्य प्रदेश का जनजाति है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका गलत सम्मिलित है। क्वेश्चन का थर्ड है, क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी। तो निग्रिटो जनजाति आपका सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। ऑप्शन आपका डी हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है। तो फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। याद रखिए रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन का 5 है, क्वेश्चन है कि किस जलवायु में वर्ष भर वर्षा होती है, यानी पूरे साल भर वर्षा होती है। तो यह तो आपका विषुवत रेखीय प्रदेश में यानी वर्ष भर वर्षा होती है। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत का नहीं है, कौन सा बलित पर्वत नहीं है। तो देखिए आपका ब्लैक फॉरेस्ट ये आपका बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। या देखिए ब्लैक फॉरेस्ट ये आपका जर्मनी में है, नेक्स्ट का क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है। तो यह आपका एकागुआ ज्वालामुखी। ऑप्शन आपका बी होगा। विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी है एकागुआ ज्वालामुखी। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन है कि किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं और आपका कोयला जो होता है ये भी आपका अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9 है कि हैली गेल और विल्सन क्या है। ये धूम्र केतु है। हैली गेल तथा विल्सन क्या है, ये धूम्र केतु है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है कि निम्नलिखित में से किसकी सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है। तो देखिए आपका बांग्लादेश की सीमा भारत से सबसे अधिक लगते हैं। कितना लगते हैं तो याद रखिए 4096 किलोमीटर ये आपका भारत से सीमा लगाते हैं बांग्लादेश। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन है कि सर्वाधिक खनिज उत्पादन के आधार पर निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो मासिको चांदी बिल्कुल सही है। चांदी का उत्पादन सबसे अधिक मासिको में होता है। तांबा का उत्पादन सबसे अधिक अमेरिका में होता है और टीन का सबसे अधिक उत्पादन बोल्विया में होता है। जबकि देखिए बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक रूस में नहीं होता है, ये बॉक्साइट होता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका गलत सम्मिलित है। क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन कर रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन डी होगा, काजीरंगा असम में है। इसे आप याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य सागर को 2 बार काटती है। ये है जैरे नदी। भूमध्य सागर को 2 बार काटती
काटते हैं। आप कहिएगा सर ये तो कांगो नदी है। देखिए जैरे नदी को ही कांगो नदी भी कहते हैं, जैरे नदी को कांगो नदी भी कहते हैं। तो याद रखिए यानी भूमध्य रेखा को यानी जैरे या कांगो नदी, याद रखिए जैरे या कांगो, क्योंकि दोनों नाम है, जैरे नदी को ही कांगो नदी कहते हैं। तो कांगो नदी भूमध्य सागर को 2 बार काटती है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है, यानी भारत के उत्तर से दक्षिण की आपका लंबाई कितनी है। तो याद रखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, यानी आपका ऐसे याद रखिए 1, 2, 3 और यहाँ 4, ऐसे याद रखिए 3214 किलोमीटर। देखिए आपका उत्तर से दक्षिण कितना है 3214 है, और आपका पूर्व से पश्चिम कितना है, तो पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। तो याद रखिए उत्तर दक्षिण लंबाई अधिक है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 है कि कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, झेलम नदी। झेलम नदी कश्मीर घाटी में बहती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कॉफ़ी उत्पादन में सबसे आगे है कर्नाटक। याद रखिए कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम राज्य है कर्नाटक, जबकि चाय में कहा जाए तो असम आ जाएगा। चाय उत्पादन में प्रथम राज्य है असम, और कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक प्रथम राज्य है। ऑप्शन डी होगा, यानी कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि अल्फ़ा क्या है। अल्फ़ा क्या है। यह एक प्रकार का घास है। क्या है, यह एक प्रकार का घास है। इसका उत्पादन आपका सबसे अधिक अमेरिका में होता है। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। ऑप्शन आपका सी होगा। पनामा नहर यानी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 19। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 19 है कि भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र किसके पास देखा जाता है। भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र किसके पास देखा जाता है। तो ये आपका गुजरात तट पर देखा जाता है। ऑप्शन आपका ए होगा, यानी भारत में सबसे उच्चतर ज्वार भाटा गुजरात तट पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा देखिए आपका भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिए कौन कौन राज्य है। तो ये आपका है यानी सबसे पहले हो जाएगा आपका यानी गुजरात। ठीक है, सबसे पहले आपका गुजरात, फिर आपको हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, फिर होगा आपका पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो याद रखिए आपका ये 8 राज्य है। तो मणिपुर से होकर यानी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। याद रखिए मणिपुर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि ललित जिसकी उन्नतम किस्म है वह है, यानी ललित किसकी उन्नतम किस्म है। तो ये अमरूद की उन्नतम किस्म है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में है। मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में है। ये आपका राजस्थान में है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि डीडीटी के फसलों पर छिड़काव से किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो ये आपका वायु, भूमि और जल, ये तीनों प्रकार का प्रदूषण होता है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि पवनम द्वीप किस राज्य में स्थित है। ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऐसे देखिए पवनम द्वीप आपका ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितना प्रतिशत नॉन कुकिंग कोयला है। तो 90% नॉन कुकिंग कोयला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि हरिकेन नामक चक्रवात कौन से क्षेत्र में प्रभावित होती है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन बी होगा। ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो आप आ जाओ ऑप्शन सी, वर्षा स्तरीय
क्या होगा आपका? ऑप्शन सी हुआ वारसा स्तरीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालिसा पवनें प्रवाहित होती है? आपका जगह ऑप्शन बी हिंद महासागर में, कहाँ होता है? हिंद महासागर में प्रवाहित होती है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 29 है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ये आपका है वर्क्योंगसांग। क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा। ये आपका देखिए ये रूस का शहर है, रूस का शहर है जो आपका विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि जुल्लू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? जुल्लू किस देश के एक जाति है? जुल्लू किस देश की एक जाति है? ये दक्षिण अफ्रीका की एक जाति है जुल्लू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 31 है, 31 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करते हैं? तो भारत और चीन के बीच आपका मैकमोहन रेखा सीमा रेखा है। कौन सा है? मैकमोहन रेखा है। देखिए रेड क्लिफ रेखा ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच आपका रेड क्लिफ रेखा है। और ड्रोन रेखा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ड्रोन रेखा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन करा है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उसे हम भावर कहते हैं। क्या कहते हैं? भावर कहते हैं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? तो पीर पंजाल श्रेणी ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 34 है कि निम्न में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी से मिलता है? यानी किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है? तो ये आपका है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ पर मिलती है, नीलगिरी पहाड़ी पर। तो ये आपका बीपीएससी कितना बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बार बीपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैला है? तो ये आपका अजंता पर्वत जो है वो आपका महाराष्ट्र यानी केवल महाराष्ट्र में फैली है, केवल महाराष्ट्र में फैली है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है ये आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन बी होगा। दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है? तो ये आपका सैंडल पीक। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची पीक है सैंडल पीक, इससे आप याद रखिएगा सैंडल पीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि कोरी क्रीक स्थित है? ये आपका कक्ष के रन में स्थित है, ऑप्शन ए होगा, कक्ष के रन में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? थारू जनजाति निवास कर रही है, तो ये आपका है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। हालांकि देखिए थारू जनजाति आपका भारत और नेपाल सीमा बॉर्डर पे भी है, यानी आपका भारत और नेपाल के सीमा बॉर्डर के आसपास भी आपका थारू जनजाति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है, देखिए आपका यहाँ से यानी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट है 41 से। क्वेश्चन आपका 41 है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका 1904 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन आपका ये होगा। देखिए भारत में सहकारिता आंदोलन का यानी जनक कहा जाता है, आपका याद रखिएगा निकोलसन को। किसको? निकोलसन को कहा जाता है, निकोलसन को कहा जाता है। भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक निकोलसन को कहा जाता है। क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? तो नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 में हुआ था, ऑप्शन आपका बी होगा 1991 में। तो नई आर्थिक नीति की घोषणा किसने किया था? तो पीवी नरसिंह राव, याद रखिएगा उसमें प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव यानी नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो
यदि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। यह कथन किसका है? यह कथन आपका है यानी टेक्ट्रॉट को, किसका है? टेक्ट्रॉट का है। ऑप्शन आपका डी होगा, ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका औद्योगिक क्षेत्र में विकास। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र में विकास। देखिए आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे। याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इसका कार्यकाल था 1956 से 61। 1956 से 61 ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपको 45 है। क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? देखिए भारत में वर्तमान में आपका मुद्रास्फीति की गणना CPI पे करता है, यानी CPI मतलब हो गया आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी हिंदी में बोला जाए तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अभी आपका भारत में यानी विश्व में भी, भारत के अलावा विश्व में भी आपका मुद्रास्फीति की गणना करते हैं CPI के आधार पर, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर ही आपका अभी मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए होगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए आपका CPI। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय ऋण गारंटी निगम, भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना 1971 में की गई थी। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि अवैध हुसैन समिति, अवैध हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका लघु उद्योग से। अवैध हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योग से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। देखिए विश्व बैंक की स्थापना आपका 1944 में हुआ था, 1944 में हुआ था, इससे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कर रहा है एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी, यानी 1966 में हुई थी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन है कि सैंडवेट, क्वेश्चन है कि सैंडवेट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका है उत्पादन शुल्क से। उत्पादन शुल्क क्या था? ये आपका अप्रत्यक्ष कर था। क्या था? अप्रत्यक्ष कर था। अभी आपको पता होगा कि अप्रत्यक्ष कर को, सभी अप्रत्यक्ष कर को आपको GST में मिला दिया गया है। सभी अप्रत्यक्ष कर को GST में मिला दिया गया है। और GST आपका भारत में कब लागू हुआ था? तो याद रखिए 1 जुलाई 2017 को GST भारत में लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हुआ था, तो इससे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत में राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित में कारणों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कि कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली विक्रय, बिल्कुल सही है। बी आपका 2 है प्रसारण और संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, ये भी सही है। ऑप्शन आपका है कि राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्ता में कमी, ये भी सही है। आपका देखिए इसमें चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपका बी होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? आपको पता होगा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्या पर विचार कीजिए। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्या पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि निम्न कोटि का कोयला और कोयला संचलन में बाधा, बिल्कुल सही है। आपका 2 है धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी, ये भी सही है। कोकिंग कोयला पर आधारित बढ़ती निर्भरता, ये भी सही है। कार्य संचालन कीमतें, ये भी सही है। आपका चारों का चारों सही है। ऑप्शन बी होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन आपका है कि चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चल योजना मतलब आप देखिए ये पहले भी हम पढ़े हैं। चल योजना, यहाँ आपको नाम नया लगता होगा, ये चल योजना क्या है?
चल योजना क्या है, तो इसके नाम है रोलिंग प्लान। क्या है? रोलिंग प्लान। इसका इंग्लिश में नाम होता है रोलिंग प्लान। तो आपको रोलिंग प्लान लिखा रहता है तो आप भी समझ जाते ये आखिर है क्या। तो रोलिंग प्लान को ही हिंदी में कहते हैं चल योजना। रोलिंग प्लान को ही हिंदी में कहते हैं चल योजना। तो इस देखिए आपका क्या है, ऑप्शन आपका 1 है कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। बिल्कुल सही है। यह एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, ये भी सही है। आपका 3 है कि यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, ये भी सही है। 4 आपका है कि 10, 15, 20 वर्षों के लिए सापेक्ष योजना, ये भी सही है। आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन आपका ए होगा। याद रखिएगा, अभी आपका वर्तमान में योजना आयोग नहीं है। इसका स्थान पर देखिए आपका 2014 में यानी योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया था। नीति आयोग का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 56 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। तो ये किताब का सुशील मोदी द्वारा। याद रखिएगा, बिहार का प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किताब का सुशील मोदी किया था। कब किया था? याद रखिए 2006-7 के बजट में। 2006-7 के बजट में यानी सुशील मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था पहली बार। याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात यानी इसको बोलते हैं नगद कोष अनुपात को बोलते हैं हम CRR, कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं? CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो में कमी की जाती है तो साख सीजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए आपका जब आपको CRR होता है आपका, देखिए ये होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो यानी कुछ कैश आपको यानी बैंक को RBI के पास जमा करना होता है। याद रखिए, देखिए CRR क्या होता है? तो कुछ पैसे आपका कैश के रूप में RBI के पास जमा करना होता है सिक्योरिटी के रूप में। ठीक है, तो सिक्योरिटी के रूप में आपका यानी प्रत्येक वाणिज्य बैंक को RBI के पास कुछ कैश के रूप में पैसा जमा करना होता है। तो आप कह रहा है जब CRR में कमी कर देंगे तो यानी उसका यानी बैंक को कम जमा करना पड़ेगा RBI के पास। तो ये समझिए कि बैंक के पास अधिक पैसा बचेगा। जब बैंक के पास अधिक पैसा होगा तो व्यक्तियों के पास भी अधिक पैसा पहुँचेगा, लोन देने में उसको आसानी रहेगा। तो यानी क्या होगा? साख सीजन किसको कहते हैं? वही जो पैसा आपको मिलता है, आपको जो लोन लेते हैं, जो खर्च करते हो पैसा है आपका, इसी को बोलते हैं साख सीजन। तो बैंक के पास अधिक रुपया रहेगा। जब RBI के पास पैसा कम जमा करना पड़ेगा तो बैंक के पास अधिक पैसा रहेगा। और जब बैंक के पास अधिक पैसा रहेगा तो उससे क्या होगा? उससे यानी अधिक लोन दे पाएगा, उसी को बोलते हैं साख सृजन। तो साख सृजन क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। क्या होगा? साख सृजन में वृद्धि हो जाएगा। देखिए आपका इकोनॉमिक्स है, आपको लगता होगा हार्ड है, लेकिन इकोनॉमिक्स आपका बहुत आसान है। आपको हो सकता है लगता हो हार्ड है। ठीक है, आप सही से पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 58 है। क्वेश्चन 58 है कि भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था, यानी इसका पहले का नाम क्या था? तो पहले इसका नाम था भारत सहायक क्लब। क्या था? भारत सहायता क्लब इसका नाम था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन आपका है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। देखिए ऑप्शन का बी होगा कि भारत एक श्रम अधिकाय वाली अर्थव्यवस्था है। क्या है? भारत में आपका श्रम क्या अधिक है? सबसे अधिक श्रम है आपका यानी कार्य करने वाले व्यक्ति। तो सबसे अधिक जब भारत में कार्य करने वाले व्यक्ति है तो उसको कह सकते हैं कि श्रम अधिकाय वाली अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन आपका है कि संशोधित मूल्य वर्धित यानी वैट, इसको बोलते हैं वैट कर का संबंध है। ये आपका क्या है? ये आपका है बिक्री कर है। क्या है? ये आपका बिक्री कर है। ऑप्शन आपका ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा। देखिए आपका ये भी क्या है? बिक्री कर भी आपका ये अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। तो इससे भी अभी आपका ये नहीं है, इससे आपको GST में मिला दिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा GST में सभी अप्रत्यक्ष कर को ही शामिल किया है। किसमें? GST में। भारत में याद है कि GST को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। इस डेट को भी आप याद रखिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा समष्टि आर्थिक वृद्धि। क्या होगा? समष्टि आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन बी होगा। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में आपका 2007 से 2012 तक इसका कार्यकाल था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। याद रखिए 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। उसके अलावा 1 रुपये के अलावा जितने भी नोट है उस सभी नोट पर आपका आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। अब याद रखिए अभी वर्तमान में आपका आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास अभी आरबीआई का गवर्नर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो योजना अवकाश ये आपका 1966 से 1969 तक चला था। योजना अवकाश आपका 1966 से 1969 तक चला था। इस डेट को आप याद रखिए। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ये क्या था आपका? जनता सरकार ने रोलिंग प्लान लागू किया था। कब किया था? तो 1978 से 1980 के बीच रोलिंग प्लान लागू किया था जनता सरकार ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन कर आपका कि राजकोषीय घाटा है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, यानी इस सभी आपका शामिल होता है राजकोषीय घाटा में। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय जीवन बीमा यानी LIC यानी निगम की स्थापना कब हुई थी? यानी LIC की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा का स्थापना 1956 में हुई थी। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश है। ये आपका लगभग 15% है। हालांकि देखिए आपका ये प्रत्येक वर्ष आपका बदलते रहता है। तो आप देखिए जिस वर्ष आप एग्जाम देते हैं उस वर्ष का आप इकोनॉमी सर्वे एक बार पढ़ लीजिएगा। उसका आपका जो इकोनॉमी सर्वे होगा उसे आप याद कर लीजिएगा। यही आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे। हालांकि ये आपका लगभग 15% है। तो आप देख लीजिएगा का प्रत्येक साल ये आपका बदलते रहता है। ठीक है। क्वेश्चन आपका 68 है। क्वेश्चन का आपका कि आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची उसको कहते हैं जिस विषय पर आपका केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। यानी आर्थिक नियोजन ये आपका यानी समवर्ती सूची का विषय है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? ये आपका सेवा क्षेत्र। राष्ट्रीय आय में आपका सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद आपका उद्योग क्षेत्र का होता है और सबसे कम योगदान आपका कृषि क्षेत्र का होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की समंकों का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किनके द्वारा किया जाता है? ये कहता है आपका NSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। NSO भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास देखिए ये आपका परिणामात्मक परिवर्तन होता है और गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। यानी आपका देखिए परिणाम के साथ आपका गुणात्मक परिवर्तन को हम आर्थिक विकास कहते हैं। यानी आपका ए और बी दोनों से होगा। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन कर रहा है आपका कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ है? तो ये आपका हुआ था 1986 में। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए योजना आयोग का आपका स्थापना 1950 में हुआ था। तो उस समय आपका प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू थे। तो नेहरू ही होगा क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है। तो इसका स्थान पर अभी आपका क्या है? तो नीति आयोग है। इसके स्थान पर नीति आयोग का स्थापना आपका कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो अभी आपसे पूछा जाए कि अभी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष अभी नरेंद्र मोदी है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन 74 है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? तो अल्पकाल ऋण का लेन देन होता है। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? आपको पता होगा नई आर्थिक नीति का घोषणा 1991 ईस्वी में हुआ था और इसमें आपको यानी निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण को शामिल किया गया था। इसमें राष्ट्रीयकरण शामिल नहीं था। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? ये कहा था आपका हार्टले ने। किसने कहा था? हार्टले ने कहा था। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना ये आपका जगह डिगबोई असम यानी डिगबोई असम में स्थापित हुआ था। ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन का 79 है। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम यानी 1867 से 68 में अनुमान लगाया था। उसमें वो बताया था कि भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना है? 20 रुपया है। ये आपका दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में अनुमान लगाए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो जीविकोपार्जन होता है। ऑप्शन आपका डी हुआ। जीविकोपार्जन मतलब अपने जीवन जीना। तो आर्थिक क्रिया क्यों करते हैं? तो अपने जीवन जीने के लिए यानी जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा। तो ये था आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। ऐसे देखा जाए आपका तो ये आपका सोशल साइंस का यानी प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 5 था। सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।